मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग को अपने प्राइवेट जेट में बिठाया था और उनका सफ़र संघाई के लिए स्टार्ट हो गया था। अब आगे इधर बीजिंग में मिसेज जियांग कब से विंग का इंतज़ार कर रही थी। अब रात का समय हो गया था। जियांग चैंग और मिस्टर जियांग भी घर आ गए थे, लेकिन विंग का कुछ भी अता पता नहीं था। मिसेज जियांग टेंशन में थे। वो जियांग चैंग से कहती है, जियांग चैंग विंग घर नहीं पहुंचा, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। उसने कॉल करके कहा था कि वो हॉस्पिटल से निकल रहा है और कुछ देर में घर पहुंच जाएगा। जियांग चैंग कहता है, मॉम आप फिक्र क्यों कर रहे हो, अब विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे हॉस्पिटल में कुछ काम पड़ गया होगा, इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में ही होगा। मैं अभी लैंसिचन पर कॉल करके पूछता हूँ। लैंसिचन विंग के साथ ही होंगे, आप घबराना बंद करो। जियांग चैंग लैंसिचन पर कॉल करते हैं और विंग के बारे में पूछने लगते हैं। लैंसिचन कहते हैं, क्या विंग घर नहीं पहुँचा? लेकिन वो तो काफ़ी समय पहले हॉस्पिटल से निकल गया था। मैं खुद उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना बताए कहीं नहीं जाता। क्या उसने कॉल करके कुछ नहीं बताया कि वो कहीं जाने वाला था? जियांग चैंग अब घबरा रहा था। वो कहता है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे लगा वो हॉस्पिटल में ही रुक गया होगा। शायद वो तुम्हारे साथ होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है। अब हम क्या करें? लैंसिचन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर। हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। उसे कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। डर तो लैंसिचन को भी लग रहा था, लेकिन वो जियांग चैंग को हौसला दे रहे थे, क्योंकि किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी। कुछ समय बाद लैंसिचन जियांग के घर पहुंच जाते हैं। पूरी जियांग फैमिली का बुरा हाल था। उनका लाडला कहीं मिल नहीं रहा था। लैंसिचन और जियांग चैंग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं विंग को, लेकिन उन्हें विंग कहीं नहीं मिल रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो पुलिस की मदद ले सके। पुलिस भी विंग को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पुलिस को विंग की कार रोड के किनारे पर खड़ी मिलती है। पुलिस जियांग चैंग और लैंसिचन को उस स्पॉट पर बुलाते हैं। जियांग चैंग कहते हैं, ये तो विंग की कार है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़ी है? ये रास्ता तो हॉस्पिटल से घर का भी नहीं है, और विंग कहाँ पर है? लेंजा ने अपने आदमियों से कहकर कार को इस जगह खड़ा करवा दिया था। जियांग चैंग कहता है, विंग यहाँ क्या करने आया था? अगर कार यहाँ पर है तो विंग को भी यहीं होना चाहिए। सब मिलकर विंग को पूरी रात ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विंग ज़मीन में समा गया हो, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। पुलिस जियांग चैंग और लैंसिचन से कहते हैं, आप दोनों अपने घर चले जाइए। अगर हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। जियांग चैंग और लैंसिचन जियांग के घर चले जाते हैं। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद वो विंग का पता नहीं लगा पाए थे। मिस्टर और मिसेज जियांग बहुत ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों मिलकर उनके विंग को ढूंढ के ले आएंगे। मिसेज जियांग जियांग चैंग के पास जाती हैं और कहती हैं, मेरा विंग कहाँ है? जियांग चैंग कहता है, मॉम उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसकी कार तो मिल गई, लेकिन हमारा विंग नहीं मिल रहा। मॉम हम उसे नहीं ढूंढ पाए। मिसेज जियांग कहती है, फिर तुम दोनों घर क्यों आए हो? जाके ढूंढो मेरे बेटे को। वो बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत मासूम है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को संभालते हुए कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, हम जल्दी विंग को ढूंढ लेंगे। फिर वो जियांग चैंग और लैंसिचन को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं। जियांग चैंग अपने रूम में चला जाता है और लैंसिचन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों मजबूत बनने की एक्टिंग तो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों अकेले हुए, दोनों की आंखों में आंसू थे। विंग से सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और ऐसे अचानक से विंग का गायब होना उनके दिल को तोड़ रहा था। ऊपर से उन्हें विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लैंसिचन को तो ये बात याद आ रही थी कि कैसे विंग उनकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए एक्साइटेड था। कैसे विंग ने लैंसिचन और उनके अंकल को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया था,
लेंसिचन अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। जियांग चैंग का भी यही हाल था। हाँ, वो अपने भाई पर गुस्सा करता था, लेकिन वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। मिसेस जियांग को तो संभालना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका घर बिखर कर रह गया हो। इधर लेंजा कॉल करके अपने हेड सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि पूरे मेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाए। उसके ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन पहली बार उसके मेंशन आ रहा है। लेंजा बहुत ही खुश था। वो कहता है वो अपने प्यार को अपने साथ लेके आ रहा है। हेड सर्वेंट मेंशन में सबको उनका काम बता देती हैं और सब मिलकर मेंशन को एक दुल्हन की तरह सजाने लगते हैं। एक 24 साल की ओमेगा हेड सर्वेंट के पास जाती हैं और कहती हैं, आज कुछ खास है क्या? इस मेंशन को ऐसे क्यों सजाया जा रहा है? हेड सर्वेंट कहती है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी नाक हर मामले में घुसाओ। चुपचाप जाके अपना काम करो। ना तुम अपना टाइम बर्बाद करो, ना ही मेरा टाइम बर्बाद करो। क्या तुम्हें लेंजा सर का गुस्सा झेलना है? हेड सर्वेंट उस ओमेगा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ओमेगा बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसमें एक अलग ही घमंड था। वो अपनी एक अलग ही गलतफहमी की दुनिया में जी रही थी, जिस दुनिया में ना उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत था, ना ही उससे ज़्यादा कोई समझदार था। उसे ऐसा लगता था कि सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं, उसमें से एक लेंजा भी है। उसे ऐसा लगता था कि लेंजा भी उसकी खूबसूरती का दीवाना है। उस घमंडी और बेवकूफ़ ओमेगा को ऐसा लगता था कि एक दिन वो इस मैंसन की मालकिन बनेगी, लेंजा से शादी करके, और ये सारे नौकर चाकर उसके लिए काम करेंगे। ओमेगा कहती है, लेंजा मुझे कभी नहीं डांट सकते, वो मुझे पसंद करते हैं। हेड सर्वेंट कहती है, तुम सर का नाम ले रही हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ओमेगा कहती है, तुम अपना काम करो, मैं अपने लेंजा का फेवरेट फूड बनाने जा रही हूँ। ऐसा कह के ओमेगा किचन में चली जाती है। उस ओमेगा के जाने के बाद हेड सर्वेंट कहती है, पता नहीं ये खुद को क्या समझती है। अगर ये कभी लेंजा की नज़र में आएगी तो इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्दी ही आए। मैं इससे परेशान हो गई हूँ, अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। लेंजा की कार मैंसन के बाहर रुकती है। विंग को अभी तक होश नहीं आया था। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है, फिर उसे अंदर ले जाने लगता है। सारे सर्वेंट परेशान थे कि पता नहीं आज किसकी सामत आएगी अगर लेंजा को ये डेकोरेशन पसंद नहीं आया तो। लेकिन जब लेंजा की एंट्री मेंशन में होती है तो सब देखकर हैरान थे कि लेंजा ने किसी को अपने बाहों में उठा रखा है और लेंजा स्माइल भी कर रहा है। लेकिन लेंजा को तो किसी का टच पसंद नहीं है और वो कभी भी स्माइल नहीं करता, तो आज ये चमत्कार कैसे हो गया? सिर्फ हेड सर्वेंट जानती थी कि लेंजा जिसको अपने साथ लाया है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और लेंजा का प्यार है, क्योंकि लेंजा ने फ़ोन पर उन्हें बताया था और किसी को कुछ नहीं पता था, इसलिए सब हैरान थे। उन सारे सर्वेंट में से उस ओमेगा का तो सारा खून सूख रहा था, वो जल के राख हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेंजा ने किसे अपने बाहों में उठा रखा है। लेंजा विंग को अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। लेंजा देखता है कि सफ़र के दौरान विंग के सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। लेंजा पहले बाथरूम में जाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर निकलता है। फिर वो सोचता है, क्या मैं इसके कपड़े चेंज करूं या फिर आजुमा से कहूं इसके कपड़े चेंज करने के लिए। लेकिन मेरे अलावा कोई भी विंग को बिना कपड़े के नहीं देख सकता। क्या हुआ अगर आजुमा एजेड है या ओमेगा है, फिर भी वो विंग को ऐसे नहीं देख सकती। मैं तो इसके कपड़े चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ, मेरा विंग पर पूरा अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन विंग को बुरा लगा तो? फिर लेंजा सोचता है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, मेरा इस पर अधिकार है। ये बात विंग को भी समझनी होगी। और पहले मैंने विंग को बहुत आज़ादी दी थी, जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। पूरे 10 साल मुझे अपने विंग से अलग रहना पड़ा। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। मैं विंग को अपने मेंशन में कैद करके रखूँगा। विंग को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। आखिर मैं उसका हस्बैंड बनने वाला हूँ। इतना तो विंग अपने हस्बैंड के लिए कर ही सकता है। ऐसा सोचकर लेंजा एक बॉल में पानी लेता है और बाथरूम से टॉवल लेके आता है। फिर वो विंग के पास बैठकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। विंग अभी भी बेहोश था। लेंजा विंग की शर्ट को खोल देता है। विंग की अपर बॉडी लेंजा को विजिबल हो रही थी।
जो कि बहुत ज़्यादा मिल्की थी। लेंजा की आंखों में लस्ट साफ नज़र आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। लेंजा अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। लेंजा कहता है, विंग तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो? फिर वो टॉवल को पानी में डालकर विंग की अपर बॉडी को साफ करने लगता है। जैसे ही विंग पर पानी की छींटे पड़ते हैं, उसे होश आने लगता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। फिर वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। फिर उसकी नज़र लेंजा पर जाती है। वो घबराकर बैठ जाता है। फिर विंग अपनी अपर बॉडी को देखता है, जो कि नेकेड थी। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी अपर बॉडी को ढकने की कोशिश करता है। विंग घबरा कर कहता है, तुम क्या कर रहे थे? मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? तुम और कितना नीचे गिरोगे? विंग की आंखों में आंसू थे। लेंजा विंग को अपनी शर्ट देता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खुद तुम्हारे कपड़े बदलने लग गया। तुम्हारे कपड़े सफ़र के दौरान गंदे हो गए थे और मैं तुम्हें हमारे घर लाया हूँ। तुम अब यहीं रहोगे। मैं कल तुम्हारे कपड़े ऑर्डर कर दूँगा। मुझे तुम्हारा साइज़ नहीं पता था, इसलिए अभी तुम मेरे कपड़े पहन लो। मैंने तुम्हें 10 साल पहले देखा था। मुझे लगा तुम्हारा साइज़ चेंज हो गया होगा, लेकिन तुम्हारे साइज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। विंग लेंजा की दी हुई शर्ट जल्दी से पहन लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे घर जाने दो। लेंजा, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तुम एक माफिया हो, तुम लोगों का खून करते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ। हमारा कोई मेल नहीं है। तुम मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। लेंजा कहता है, बिल्कुल चुप। अब एक सब नहीं, मेरा मूड अच्छा है, इसे खराब मत करो। मैं क्या तुम्हें खूनी नज़र आता हूँ? मैं किसी को बिना वजह नहीं मारता। मैं किसी शरीफ इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मैंने जिसको भी मारा उनका मरना ज़रूरी था। अब इस धरती पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका टाइम पूरा हो गया था। विंग कहता है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसका टाइम पूरा हो गया? तुम एक खूनी हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा कह के विंग बेड से उठता है और दरवाजे के पास जाने लगता है। लेंजा विंग को पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है, विंग हम संघाई में हैं। विंग पीछे मुड़कर लेंजा को देखने लगता है। लेंजा आगे कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैंने कुछ गलत किया है। चलो वीजिंग चलते हैं। विंग की आंखों में चमक आ जाती है। फिर लेंजा आगे कहता है, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग लेंजा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है, तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? मैं खुद चला जाऊँगा। लेंजा कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। अच्छा तुम ये बताओ, पहले तुम किससे मिलना चाहते हो? अपने उस डॉक्टर लवर से या अपनी फैमिली से? मुझे लगता है शायद तुम अपने लवर से मिलना चाहते होगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? विंग को नहीं पता था कि लेंजा लैंसिचेन के बारे में जानते हैं। विंग कहता है, तुम लैंसिचेन को कैसे जानते हो? लेंजा कहता है, विंग मैंने कहा ना तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। जो मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा, क्या मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा? मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो अपने अंकल के साथ रहते हैं और उनका कोई भी नहीं है। विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम्हें पता है कि मैं किसी से शादी करने वाला था, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेंजा कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहता हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने प्यारे से मासूम विंग को खुल के बता देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहता हूँ कि तुम जिससे मिलोगे मैं उन्हें भगवान के पास पहुँचाता जाऊँगा। मेरे ख्याल से पहला नंबर उस डॉक्टर का होगा। मुझे उसे मारने में बहुत मज़ा आएगा। फिर शायद तुम्हारी फैमिली का। तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विंग कहता है, लेंजा तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा कि तुम किसी शरीफ इंसान को नहीं मारते। लेंजा कहता है, और तुमने मुझे खूनी कहा। इसका मतलब ये आम बात है, अगर मैं किसी का खून करूँ तो। ऐसे भी मेरी नज़र में वो डॉक्टर शरीफ नहीं है। उसने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की है। लेंजा कहता है, विंग चलें? चलो हमें निकलना चाहिए। उन सबको जान से मारकर फिर हमें वापस भी आना है। विंग वापस कमरे में आके बेड पर बैठ जाता है। लेंजा कहता है, लगता है तुम्हारा मूड चेंज हो गया। चलो अच्छा है, मुझे किसी का खून नहीं करना पड़ेगा। तुम जाके फ्रेश हो जाओ और बाथ लेने के बाद मेरे कपड़े यूज़ कर लेना।
क्योंकि मैं तो तुम्हें पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाया। तुम्हारी नींद खुल गई थी ना। मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम मत लगाना। ऐसा कह के लेंजा विंग को कमरे में छोड़कर नीचे चला जाता है। विंग अभी भी बेड पर बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। विंग ऐसी जगह फंस गया था जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। इतना भागने के बाद भी वो वापस लेंजा के पास पहुँच गया था, जिससे वो दूर रहना चाहता था, जिसको देखते ही विंग को सिर्फ खून के छींटे याद आते थे। विंग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर वो कुछ सोचकर बेड से उठता है और बाथरूम के अंदर जाने लगता है। विंग बाथरूम के अंदर जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। अभी शीशे के सामने एक ऐसा विंग खड़ा था जो अपने आप से हारा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ मजबूरी नजर आ रही थी। विंग कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं अपनी और लेंसिचन की फैमिली को कहीं दूर लेके चला जाऊँगा, जहाँ कभी भी ये माफिया किंग नहीं पहुँच पाएगा। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर से अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा। ऐसा सोचकर विंग नहाना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय बाद विंग बाथ ले लेता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। उसे लेंजा के कपड़े पहनने का मन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। इसलिए वो लेंजा के कपड़े पहन लेता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे थे। लेंजा की जीन्स विंग को फिट नहीं हुई थी, इसलिए उसने वो जीन्स नहीं पहनी थी। उसने सिर्फ लेंजा की शर्ट को पहना था, जो कि सिर्फ उसके थाई तक आ रही थी और उसके पूरे लेग को विजुअल करा रही थी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।